हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं बढ़िया होगे और आप लोग की पढ़ाई सुपर डुपर बढ़िया चल रही होगी। स्वागत है बच्चों आप लोग का इनकम टैक्स की नई रिवीजन क्लास के अंदर। आज हम लोग पीजीबीपी का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। 2 पार्ट्स में ये वीडियो आपको मिलने वाला है। सेकंड पार्ट इसका ट्यूसडे को 3 बजे तक लाइव हो जाएगा, तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। अभी तक हम लोग सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल स्टेटस रिवाइज कर चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने वो टॉपिक्स मिस कर दिए हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप उन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। जी हाँ, और अगर आप नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए इसमें बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मई 2021 या फ्यूचर में जब भी आपके एग्जाम्स है उसमें आपको हेल्प मिल जाए, एक सपोर्ट मिल जाए, तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक छोटा सा लाइक टारगेट दे देते हैं। इस वीडियो में आप लोग को मुझे लाइक दिलवाने हैं अराउंड 130। ठीक है, 130 लाइक्स का टारगेट देते हैं। मुझे पता है बहुत ही इजीली आप लोग ये टारगेट को अचीव करा लेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल बीच में छोड़ के मत जाइएगा। मैं हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको हर एक चीज मक्खन जैसे समझ में आ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो ये रिवीजन वीडियो आपके मेन लेक्चर्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है। सिर्फ ये रिवीजन लेक्चर देख के आपका काम नहीं बनने वाला है, लेकिन अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप हो जाएंगे, आई कैन प्रॉमिस यू। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिस ऑफ चार्ज। सेक्शन नंबर 28 जो है वो इसका बेसिस ऑफ चार्ज है, और ये बताता है कि कौन कौन सी इनकम्स जो हैं वो आपके पीजीबीपी में कवर होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, द प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो किसी भी बिजनेस और किसी भी प्रोफेशन की जो इनकम है वो आपकी पीजीबीपी हेड में आती है, अगर आपने बिजनेस या प्रोफेशन कैरी ऑन किया है एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है कि सर अगर आपने बिजनेस और प्रोफेशन साल में केवल 1 महीना ही किया है, 1 महीना छोड़ो, 1 हफ्ता ही किया है, 1 हफ्ता भी छोड़ो, 1 दिन भी किया है, तो उसकी जो भी इनकम आपने कमाई है वो इनकम आपकी पीजीबीपी में आएगी एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो अगर आपने साल भर में एक भी दिन बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम कमाई है तो वो इनकम आपकी पीजीबीपी में ही फॉल करेगी। इसके अलावा अगर आप एक्सपोर्टर हैं और आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे कि सरकार आपको सब्सिडी देती है कैश असिस्टेंस के रूप में, सरकार आपको इंपोर्ट लाइसेंस देती है। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्टर को सरकार इंसेंटिवाइज करती है इंपोर्ट लाइसेंस देके कि आप सर्टेन क्वांटिटी के इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसपे हम आपसे या तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे या फिर लोअर रेट से इंपोर्ट ड्यूटी कलेक्ट करेंगे। ऐसा लाइसेंस जो आपको मिला है वो अगर आपने किसी और को बेच दिया है तो जो भी पैसा आपने लाइसेंस को बेच के कमाया है वो इनकम भी पीजीबीपी में आ जाएगी। इसी तरीके से अगर सरकार ने आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दिया है, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है कि सर आपने जो टैक्सेस पे करे हैं अगर उन टैक्सेस का रिफंड सरकार ने आपको दे दिया है तो वो रिफंड आपका पीजीबीपी में आ जाएगा। सर किस प्रकार के रिफंड्स हमको ड्यूटी ड्रॉबैक में मिलते हैं? बेटा ड्यूटी ड्रॉबैक में जो आपने इनपुट्स पे, रॉ मटेरियल्स पे जीएसटी वगैरह पे कर रखा होता है उसका आपको रिफंड मिल जाता है। आपने अगर कस्टम ड्यूटी वगैरह पे कर रखी होती है तो उसका रिफंड भी आपको मिल जाता है। ये जीएसटी और कस्टम ड्यूटी जो होते हैं वो बिजनेस के खर्चे होते हैं, तो जब आपने ये खर्चे इनकर करे होंगे तो आपको कस्टम ड्यूटी और जीएसटी का एक्सपेंस अलाउ किया गया होगा पीजीबीपी में। और जब आपने इन गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया तो सरकार आपको वो जीएसटी का पैसा, वो ड्यूटी का पैसा वापस कर देती है। तो सरकार कहती है कि जब तुमने खर्चा किया था तो हमने तुमको एक्सपेंस अलाउ किया था, आज जब हम तुमको ये रिफंड कर रहे हैं तो अब ये तुम्हारी बिजनेस की इनकम बन जाएगी। कुल मिला के कहने का मतलब बस इतना है कि अगर एक्सपोर्ट करते वक्त अगर सरकार ने आपको इनपुट्स, रॉ मटेरियल में लगे हुए टैक्सेस का रिफंड दे दिया है तो वो रिफंड आपके पीजीबीपी की इनकम बन जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि अगर आपको अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपने कस्टमर से कोई भी बेनिफिट और परक्यूजिट मिला है तो वो बेनिफिट और वो परक्यूजिट आपका पीजीबीपी की इनकम बन जाएगा। एग्जांपल के तौर में विराट कोहली जो है वो ऑडी कार के ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं। ऑडी कार और विराट कोहली का आपस में 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें विराट कोहली को 200 करोड़ रुपए की फीस मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑडी कार जो है वो विराट कोहली को एक कार गिफ्ट करते हैं जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए की है। तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि 200 करोड़ रुपए की जो आपको फीस मिल रही है वो तो आपकी बिजनेस इनकम है ही, साथ के साथ ऑडी कार ने जो 2 करोड़ की कार आपको गिफ्ट में दी है विराट कोहली जी, वो भी आपके लिए क्या है, बिजनेस की इनकम है।
इसी तरीके से अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं और आपको वहां से इंटरेस्ट मिलता है, सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, रिम्यूनरेशन मिलता है, मतलब कि अगर आपको पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी मिल रहा है, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी मिल रहा है, सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, ये सब आपके लिए बिजनेस की इनकम है, पीजीबीपी की इनकम है, ये आपकी सैलरी और अदर सोर्सेस में नहीं जाएंगी। अगर आपको पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिल रही है तो वो सैलरी हेड की इनकम नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। अगर आपको पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट अदर सोर्सेज की इनकम नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी देती है, इंटरेस्ट देती है, बोनस देती है, कमीशन देती है, तो वो पार्टनर के लिए बिजनेस की इनकम है, पीजीबीपी में आती है। और एक बोनस पॉइंट आपको दे दूं, अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है, अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को प्रॉफिट देती है, तो ये प्रॉफिट जो है वो पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है। क्यों? क्योंकि सर इस प्रॉफिट के ऊपर फर्म ऑलरेडी क्या कर चुकी होती है, टैक्सेस पे कर चुकी होती है। तो अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है फर्म के द्वारा पार्टनर्स को, उस पे कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, रीजन बीइंग ऑलरेडी फर्म उस पे टैक्सेस दे चुकी है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको नॉन कंपीटिंग फीस मिलती है, अगर आपको नॉन कंपीटिंग फीस मिलती है तो वो नॉन कंपीटिंग फीस जो होती है वो भी आपके लिए बिजनेस इनकम होती है। अब ये नॉन कंपीटिंग फीस क्या होती है? मान लीजिए मैंने अपना एक रेस्टोरेंट का बिजनेस था, वो मैंने आपको बेच दिया। मेरा एक रेस्टोरेंट का बिजनेस था, वो रेस्टोरेंट का बिजनेस मैंने आपको बेच दिया। मेरा रेस्टोरेंट जो है वो कानपुर में है, राइट, वो मैंने आपको सेल आउट कर दिया। तो आपने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया और उसमें आपने लिखा कि सर ऐसा है कि आप आने वाले 5 साल तक रेस्टोरेंट का बिजनेस कानपुर में नहीं करेंगे। आपने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया जिसमें आपने कहा कि सर आप आने वाले 5 साल तक रेस्टोरेंट का धंधा कानपुर में नहीं करेंगे और इसके लिए हम आपको अलग से 50 लाख रुपए दे रहे हैं। दिस इज नॉन कंपीटिंग फीस। तो अगर मुझे आपके साथ कंपीट ना करने के लिए कोई पैसा मिल रहा है तो वो पैसा मेरे लिए क्या है? वो पैसा मेरे लिए बिजनेस इनकम है। सिमिलरली मान लीजिए मेरे पास कोई कॉपीराइट है और वो कॉपीराइट मैंने आपको टेम्पररी ट्रांसफर किया यूज करने के लिए। आप उस कॉपीराइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका धंधा अच्छा चल रहा है, आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आपको लगता है कि जसमीत सर ने किसी और को कॉपीराइट दे दिया तो मेरे बिजनेस में एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। तो आपने क्या किया? आपने मेरे को कुछ पैसा दिया और आपने मेरे से एक एग्रीमेंट में साइन करवा लिया कि मैं अपना कॉपीराइट जो कि मैंने आपको टेम्पररी ट्रांसफर किया हुआ है, ये कॉपीराइट मैं और किसी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करूंगा ताकि आपके बिजनेस में कोई नुकसान ना हो। क्लियर? तो अगर नॉन कंपीटिंग फीस मिलती है ताकि आप कोई भी एक्टिविटी कैरी ऑन ना करें तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी? बिजनेस इनकम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं रेस्टोरेंट का धंधा ना करूं, उसके लिए आपने मुझे 50 लाख रुपए दिया, तो वो 50 लाख रुपए मेरे लिए बिजनेस इनकम है। इसी तरीके से अगर आपने मुझे पैसा दिया ताकि मैं शेयर ना करूं नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज और एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट, अगर मैं किसी और के साथ अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो अगर आप मेरे को पैसा देते हो कि मैं किसी के साथ ये नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट शेयर ना करूं, तो जो पैसा आप मुझे दोगे वो मेरे लिए क्या है? बिजनेस इनकम है। इसी तरीके से अगर एज अ एम्प्लॉयर आपको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है तो वो पैसा आपके लिए बिजनेस इनकम है। ये की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर हम लोग अलग अलग जगह पे चर्चाएं करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक सेकंड बस दीजिएगा मुझे, एक मैं नोट खोल लूं ताकि मैं आप लोग को चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। जी, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? जब कभी एम्प्लॉयर अपने एक इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवा लेता है उसे हम बोलते हैं कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अगर ये जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर ये मैच्योर होती है और मैच्योरिटी पे पेमेंट जो है वो एम्प्लॉय को रिसीव होती है तो ये उसके लिए सैलरी की इनकम होती है। अगर मैच्योरिटी पे पैसा लीगल हायर को मिलता है तो ये उसके लिए अदर सोर्सेस की इनकम होती है। और अगर मैच्योरिटी पे एम्प्लॉयर को पैसा मिल जाता है तो ये उसके लिए पीजीबीपी की इनकम होती है। तो आपको देखना है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी प्रोसीड्स किसको मिल रहा है। अगर मैच्योरिटी प्रोसीड्स एम्प्लॉय को मिलता है तो वो उसके लिए सैलरी इनकम, लीगल हायर को मिलता है तो वो उसके लिए अदर सोर्सेस की इनकम, और अगर कि एम्प्लॉयर को मिलता है तो उसके लिए ये बन जाती है मेरे बेटा बिजनेस की इनकम।
इसी तरीके से आता है आपके पास इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। अगर आप स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस करते हो, स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं सर? ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें ट्रांजैक्शन सेटल होता है विदाउट एनी फिजिकल डिलीवरी। बिना फिजिकल डिलीवरी के जब आपका ट्रांजैक्शन सेटल होता है तो जब बिना फिजिकल डिलीवरी के ट्रांजैक्शन सेटल होता है, रेट डिफरेंसेस के हिसाब से उन ट्रांजैक्शन को हम स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन से आप जो भी पैसा कमाते हो वो पैसा आपका बिजनेस इनकम कहलाता है। इसी तरीके से अगर आपको कोई पैसा रिसीव होता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन पे या फिर कॉन्ट्रैक्ट के मॉडिफिकेशन पे, तो उसे भी हम बिजनेस की इनकम बोलते हैं। जैसे आपका और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें आपको मेरे पास से गुड्स क्लियर करवाने थे विद इन 1 मंथ। मैंने आपको कुछ गुड्स बेचे थे, आपको वो गुड्स मेरे से क्लियर करवाने थे विद इन 1 मंथ। अगर आप विद इन 1 मंथ गुड्स को क्लियर नहीं करवाते हो तो आपको मुझे क्या देना पड़ेगा? आपको मुझे देना पड़ेगा सपोज करो 10,000 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे केस में जब आप 1 महीने बाद गुड्स का डिलीवरी नहीं लेते हो और आप मुझे वो 10,000 रुपए देते हो, तो वो 10,000 रुपए मेरे लिए क्या बनेगी? बिजनेस इनकम। तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का अगर टर्मिनेशन हो रहा है या फिर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है जिसके चलते अगर आपको पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा आपके लिए बिजनेस इनकम होती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी बिजनेस की असेट को कन्वर्ट कर दिया है, अपने स्टॉक इन ट्रेड को कन्वर्ट कर दिया है कैपिटल असेट के अंदर, तो उस केस में उस कन्वर्जन को सेल मान लिया जाता है और आपके कन्वर्जन की डेट वाले दिन जो एफएमवी चल रही होती है वो आपके लिए क्या हो जाती है? बिजनेस इनकम हो जाती है। सबसे इजी एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मेरा ज्वेलरी का काम है, मेरी मैरिज एनिवर्सरी आती है और मैं उस मैरिज एनिवर्सरी में क्या करता हूं? अपनी ज्वेलरी शॉप में से एक डायमंड रिंग लेता हूं और अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देता हूं। तो जो मैंने अपने ज्वेलरी शॉप से डायमंड रिंग को निकाल के अपनी वाइफ को गिफ्ट किया, इस कन्वर्जन को क्या बोला जाएगा? इस कन्वर्जन को सेल बोला जाएगा। और जो उसकी एफएमवी है ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जिस दिन मैंने वो रिंग गिफ्ट करी, वो उस दिन की जो एफएमवी है वो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगी? बिजनेस इनकम। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें बेसिस ऑफ चार्ज के अंदर लिखी हुई हैं कि ये इनकम जो है वो आपकी बिजनेस इनकम होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई कैपिटल रिसीट्स होती है तो वो बिजनेस की इनकम नहीं होती है। कैपिटल रिसीट क्या हो गई? मान लीजिए आपने कोई असेट बेच दी, असेट बेच के आपने पैसा कमाया, तो वो आपके कैपिटल गेन में जाएगी, वो आपकी पीजीबीपी में नहीं आएगी। सिमिलरली अगर आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उसका आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन अलाउ हो सकता है। बिजनेस कमेंस माना जाता है जैसे ही बिजनेस क्या हो जाता है? सेटअप हो जाता है। अब सेक्शन नंबर 29 कहता है कि जो इनकम लिखी हुई है सेक्शन 28 के अंदर, मतलब जो बेसिस ऑफ चार्ज में इनकम लिखी हुई है, उनका कंप्यूटेशन कैसे होगा? उनका कंप्यूटेशन होगा सेक्शन 30 से लेकर 43D में जो सेक्शंस में प्रोविजन लिखे हुए हैं उनके हिसाब से आपकी इनकम का कंप्यूटेशन होगा। अब बेसिकली हमें क्या पढ़ना है सर? हमने बेसिस ऑफ चार्ज तो पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है? अब बेटा आपको पढ़ने हैं वो खर्चे जो आपको अलाउड हैं कि आप अपने पीएल में डेबिट कर सकते हो। वो खर्चे जो आप अपने पीएल में डेबिट कर सकते हो, उन खर्चों के बारे में अब हम जानेंगे। आप बिजनेस में बहुत सारे खर्चे करते हो, हर एक खर्चे का डिडक्शन इनकम टैक्स वाले नहीं देते। हर एक खर्चे का डिडक्शन इनकम टैक्स वाले नहीं देते। इनकम टैक्स वालों ने अपने रूल्स बना रखे हैं कि ये खर्चा करोगे, इस लिमिट में करोगे, ये कंडीशन पूरी करोगे तभी वो खर्चा आपको अलाउ होगा, अदरवाइज वो खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 30 के बारे में। सेक्शन नंबर 30 हमें क्या बोलता है सर? सेक्शन नंबर 30 बोलता है रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। तो आप अगर जिस बिल्डिंग से अपना बिजनेस, जिस बिल्डिंग से अपना प्रोफेशन चला रहे हैं, उसका अगर आपने रेंट दिया, रेट दिया, टैक्सेस दिया, इंश्योरेंस दिया, उसका खर्चा आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 30 के अंतर्गत। उसका खर्चा आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 30 के अंतर्गत। अब बिल्डिंग को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप बिल्डिंग के मालिक हो सकते हो या तो आप बिल्डिंग में किराएदार हो सकते हो। अगर आप बिल्डिंग में किराएदार हो तो आपको खर्चा अलाउड होता है रेंट का, करंट रिपेयर्स का। करंट रिपेयर्स का मतलब रेवेन्यू नेचर के रिपेयर्स। टूट फूट अगर आपने ठीक कराई है तो रेवेन्यू नेचर का जो रिपेयर है वो आपको अलाउ हो जाएगा। आपने बिल्डिंग में व्हाइट वॉश करवा लिया, उसका खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रिपेयर्स कैपिटल नेचर के कराए, कैपिटल नेचर के रिपेयर्स कौन से होते हैं सर? जिससे असेट की लाइफ इंक्रीज हो जाती है या फिर असेट में कोई वैल्यू एडिशन हो जाता है। अगर आपने कैपिटल नेचर के कोई रिपेयर्स करवाए तो उस पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, और अगर आपने करंट रिपेयर्स करवाए मतलब रेवेन्यू नेचर के रिपेयर्स करवाए तो 100% खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा। सिमिलरली आपने म्युनिसिपल
टैक्सेस पे करे हैं बिल्डिंग के तो वो खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा, और इंश्योरेंस अगर आपने पे करा है तो उसका खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। बीइंग अ ओनर ऑब्वियस है कि आप खुद को रेंट नहीं देंगे तो रेंट का खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा, करंट रिपेयर्स का खर्चा आपको अलाउ होगा, म्युनिसिपल टैक्सेस अगर आपने पे करे हैं उसका खर्चा आपको अलाउ होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे करा है तो वो भी आपको अलाउ होगा, और अगर आप ओनर हैं तो आपको डेप्रीसिएशन भी अलाउ होगा, लेकिन डेप्रीसिएशन सेक्शन 30 में अलाउ नहीं होता है, सेक्शन 32 में अलाउ होता है। सेक्शन नंबर 31 आता है और सेक्शन नंबर 31 कहता है कि अगर आपने प्लांट मशीनरी और फर्नीचर से रिलेटेड कोई खर्चे करे हैं तो उन खर्चों का डिडक्शन मैं आपको दे दूंगा। करंट रिपेयर्स अगर आपने करवाए हैं, इंश्योरेंस करवाया है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का जिसे आप बिजनेस में इस्तेमाल करते हो, उसका डिडक्शन आपको 31 में मिल जाएगा। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर किराए पे लिया हुआ है तो जो आपने रेंट पे किया होगा उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 37 में मिल जाएगा, और अगर आप प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के ओनर हैं तो उसका आप डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 32। तो बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है और उसका आपने रिपेयर करवाया है, इंश्योरेंस करवाया है, तो उसका खर्चा आपको सेक्शन 30 में मिल जाएगा। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी के मालिक हैं तो एक खर्चा आप आपको और दे देंगे, वो है डेप्रीसिएशन सेक्शन 32 के अंदर। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर किराए पे देके रखा हुआ है तो जितना भी रेंट आप पे कर रहे हो वो रेंट का खर्चा हम आपको अलाउ कर देंगे सेक्शन 37 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 36 के अंदर। इसके अंदर कुछ डिडक्शंस बताई गई हैं, कौन कौन से खर्चे आपको अलाउ होते हैं। सबसे पहला आता है कि अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है स्टॉक का, स्टॉक के अंदर इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है सर? जानवर। मान लो आपका क्या बोलते हैं डेयरी फार्म है, वहां पर आपने बफेलोस का इंश्योरेंस करवा रखा है। आपका पोल्ट्री फार्म है, वहां पर आपने हेंस का इंश्योरेंस करवा रखा है। आपका स्टड फार्म है जहां पर आपने हॉर्सेस का इंश्योरेंस करवा रखा है। तो अगर आपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया है इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक, उसका खर्चा आपको 36 में अलाउ कर दिया जाता है। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है एम्प्लॉय का तो उसका खर्चा भी आपको अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन एक कंडीशन है कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे करा हो वो अदर देन कैश में पे करा हो, क्योंकि अगर आपने कैश में पे किया होगा तो ऐसा खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। एक पॉइंट नोटिस कर लीजिएगा कि जब आप स्टॉक का और लाइव स्टॉक का आप इंश्योरेंस करवा रहे थे तो उसका पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते थे, उसका पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते थे, इवन कैश में भी कर सकते थे। लेकिन अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है एम्प्लॉय का, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है एम्प्लॉय का तो वो खर्चा आपको तभी अलाउ होगा जब आपने उसका पेमेंट अदर देन कैश में किया होगा। अगर आपने उसका पेमेंट अदर देन कैश में नहीं किया होगा तो आपको खर्चा अलाउड नहीं हो पाएगा। इसके बाद अगर आप एम्प्लॉय को बोनस और कमीशन देते हो तो वो आपको अलाउ हो जाएगी, लेकिन अगर वो बोनस और कमीशन एज अ डिविडेंड देनी थी तो फिर वो खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। बोनस और कमीशन पेड टू द एम्प्लॉइज नॉट पेबल एज डिविडेंड। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए एम्प्लॉयर कहता है एम्प्लॉय से, मान लीजिए एम्प्लॉयर कहता है एम्प्लॉय से कि बाबू मैं तेरे को बोनस दूंगा, मैं तेरे को बोनस दूंगा। कितने रुपए का बोनस दूंगा? मैं तेरे को बोनस दूंगा 4% ऑफ नेट प्रॉफिट का। जो भी मेरे पास नेट प्रॉफिट होगा मैं उसका तेरे को 4% का बोनस दे दूंगा, राइट। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से क्या बोल रहा है कि भाई साहब मैं तुम्हें नेट प्रॉफिट का 4% दूंगा। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमने एम्प्लॉय से वादा किया है हम तुम्हें शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है सर? डिविडेंड होता है। तो अगर इस तरीके का बोनस है, अगर इस तरीके का बोनस है तो आप इसे अलाउ नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। इंस्टेड अगर एम्प्लॉयर ने यह बोला होता, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से यह बोला होता कि बाबू हम तेरे को बोनस देंगे ₹1,00,000 का। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो बोनस है ये प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता, तो ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है चार्ज, ये बन चुका है कंपल्सरी। तो उस केस में, इस केस में ये वाला जो खर्चा है मेरे बेटा ये आपको अलाउड हो जाएगा, राइट। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रॉफिट में शेयर दे रहा है,
अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रॉफिट में शेयर दे रहा है और उसको वो बोनस बोल रहा है तो वो गलत कर रहा है, ये खर्चा सरकार उसे अलाउ नहीं करेगी। लेकिन अगर वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बोनस दे रहा है जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट नहीं है, फिर ये डिविडेंड नहीं है, ये वाला खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, अभी आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 43B। ऑब्वियस है आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको 43B पता होगा। ये जो बोनस आपको अलाउ किया गया है ये सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B है। मतलब कि इसको अगर आपने रिटर्न फाइलिंग डेट तक पे कर दिया, रिटर्न फाइलिंग डेट तक अगर आपने ये बोनस एम्प्लॉय को पे कर दिया तो ये खर्चा आपको इसी ईयर में अलाउ हो जाएगा जिस ईयर का ये बोनस है। अदरवाइज ये उस ईयर में अलाउ होगा जिस ईयर में आपने इसकी एक्चुअल में पेमेंट करी होगी। आई होप आपको 43B आता है। इसके बाद अगला सेक्शन है कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है और लोन आपने लिया था बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, तो आपको मेरे बेटा उसका खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। अगर आपने बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिया है और आप उस लोन का इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो इंटरेस्ट का खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। यहां पर भी सेक्शन 43B लगता है कि अगर आपने शेड्यूल बैंक से, एनबीएफसी से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो रिटर्न फाइलिंग डेट तक हो जाना चाहिए। अगर रिटर्न फाइलिंग डेट तक आपने इंटरेस्ट पे कर दिया होगा तो उसका डिडक्शन आपको दे दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज समझिएगा कि अगर आपने लोन असेट के लिए लिया है और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो जब तक असेट पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक का जितना भी इंटरेस्ट होता है उसे कैपिटलाइज किया जाता है और उस पर डेप्रिसिएशन लिया जाता है। पुट टू यूज के बाद का जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट को रेवेन्यू नेचर का माना जाता है और वो आपके पीएल में डेबिट हो जाता है। देखिएगा, एक टाइमलाइन बनाता हूं आपके लिए। ये एक टाइमलाइन है। मान लीजिए यहां पर आपने लोन लिया है, ये तारीख है 1 मई 20, आपने 1 मई 20 को लोन लिया है, ठीक है। इसके बाद आपने असेट को पुट टू यूज किया है 1 जुलाई 20 को। यहां पर आपने असेट को पुट टू यूज किया है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आपने लोन लिया है 10 लाख रुपए का एट 12% इंटरेस्ट पर एनम, एट द रेट ऑफ 12% इंटरेस्ट पर एनम। अब ध्यान से देखिएगा, इस पीरियड का जितना इंटरेस्ट है, इस पीरियड का जितना इंटरेस्ट है, ये पीरियड कितना है सर, मई और जून, 2 महीने का जो इंटरेस्ट है, ये जो 2 महीने का इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट को अपन क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। दैट इज हमारी जो असेट की कॉस्ट है, हमारी जो असेट की कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए की तो है ही, प्लस कर देंगे इसमें 2 महीने का इंटरेस्ट, दैट इज 10 लाख का 12% 2 महीने के लिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20,000 आएगा। यानी कि आपके मशीन की कीमत या असेट की कीमत कितने रुपए की हो जाएगी, 10,20,000। और आप इस 10,20,000 पे क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन क्लेम करेंगे, राइट। ये जो 2 महीने का इंटरेस्ट है, ये जो 2 महीने का इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट को आपको क्या करना है, कैपिटलाइज्ड। इसके बाद का जो इंटरेस्ट है, 1 जुलाई के बाद का जो इंटरेस्ट है, ये वाला जो इंटरेस्ट है 31 मार्च 21, ये कितने महीने का इंटरेस्ट है, 9 महीने का इंटरेस्ट है। ये जो आपका 9 महीने का इंटरेस्ट है बेटा, इसका आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 36। दैट इज आप इस खर्चे को डेबिट कर देंगे अपने पीएल में। और 9 महीने का इंटरेस्ट अगर आप निकालोगे मेरे बच्चे तो इंटरेस्ट आएगा आपके पास 90,000 रुपीज। तो आप इस 90,000 रुपए के इंटरेस्ट को कहां ले जाएंगे, आप इस 90,000 रुपए के इंटरेस्ट को पीएल में ले जाएंगे। इस 90,000 के इंटरेस्ट को आप पीएल में लेके जाएंगे और ये जो 2 महीने का इंटरेस्ट है आपका 20,000 रुपए, ये इंटरेस्ट आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, आपकी असेट में ऐड हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपने धंधे के लिए लोन लिया हुआ है और उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो ये इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B है, यानी कि रिटर्न फाइलिंग डेट तक आपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया तो खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। अगर आपने असेट के लिए लोन लिया है, अगर आपने असेट के लिए लोन लिया है तो जब तक असेट पुट टू यूज नहीं हो जाती तब तक का जो इंटरेस्ट है उसे अपन क्या करते हैं, उसे अपन कैपिटलाइज करते हैं, उसे अपन कैपिटलाइज करके डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। और एक बार असेट पुट टू यूज हो गई उसके बाद का जो इंटरेस्ट होता है उस पे हमें क्या होता है सर, उस पे हमें डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 36 के अंतर्गत। इसके बाद अगला पॉइंट आता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे, फोकस कर लीजिएगा वर्ड रिकॉग्नाइज्ड पे,
अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड पे, अंडरलाइन कर लीजिएगा वर्ड अप्रूव्ड पे। अगर एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड की, अंडरलाइन कर लीजिएगा वर्ड अप्रूव्ड पे। अगर हमारा एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है नोटिफाइड पेंशन स्कीम में, अंडरलाइन कर लीजिएगा नोटिफाइड पेंशन स्कीम, मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। और यहां पे सैलरी का मतलब पता है क्या होता है? यहां पे सैलरी का मतलब पता है क्या होता है? रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में बेसिक सैलरी आती है, डीए आता है रिटायरमेंट सैलरी वाला, और कमीशन आती है जो टर्नओवर के परसेंटेज पे मिलती है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉय के आरपीएफ में, एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉय के अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, एम्प्लॉयर अगर पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉय के अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में, एम्प्लॉयर अगर पेमेंट कर रहा है नोटिफाइड पेंशन स्कीम की अप टू 10% ऑफ सैलरी तक की, यह खर्चा एम्प्लॉयर को अलाउ हो जाएगा पीएल में डेबिट करने के लिए। लेकिन एक शर्त है कि आपने इसका पेमेंट रिटर्न फाइलिंग डेट तक कर दिया हो। अगर आपने इसका पेमेंट रिटर्न फाइलिंग डेट तक कर दिया होगा तो एम्प्लॉयर को आरपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है, आरपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में जो कंट्रीब्यूशन है, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में जो कंट्रीब्यूशन है, और नोटिफाइड पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन है, उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को अलाउ कर दिया जाएगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट किया है एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी में से, वो उसको अलाउड हो जाएगा अगर एम्प्लॉयर ने उसे डिपॉजिट कर दिया है इन द रिलेवेंट अकाउंट अप टू द ड्यू डेट इन द रिलेवेंट एक्ट। बहुत सॉलिड है, बहुत सॉलिड है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सॉलिड है, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? बड़े प्यार से समझिएगा तो मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। मान लो एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को सैलरी देता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देता है, सपोज कर लो तनख्वाह है 10 लाख रुपए की, या 10 लाख रुपए ज्यादा हो गया तो तनख्वाह है 1 लाख रुपए महीने की। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह है, 1 लाख रुपए महीने की। एम्प्लॉयर क्या करता है? एम्प्लॉयर इसमें से डिडक्ट कर लेता है आरपीएफ का पैसा 10,000 रुपए, और एम्प्लॉय को 90,000 रुपए का पेमेंट कर देता है। 10,000 रुपए का आरपीएफ का डिडक्शन कर लेता है और 90,000 रुपए जमा कर देता है। अब सरकार क्या बोल रही है? सरकार कह रही है एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर सुनो, तुम अपने पीएल में सैलरी 1 लाख रुपए तभी लिख पाओगे, तुम अपने पीएल में सैलरी 1 लाख रुपए तभी लिख पाओगे जब तुम ये वाले 10,000 रुपए जो तुमने उसके आरपीएफ के नाम के काट लिए हैं, ये वाले 10,000 रुपए तुम एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डिपॉजिट कर दोगे अप टू ड्यू डेट मेंशन्ड इन प्रोविडेंट फंड एक्ट। पीएफ एक्ट में जो डेट लिखी है, अगर उस डेट तक ये 10,000 रुपए एम्प्लॉय के अकाउंट में चले जाएंगे तो तुम्हें इस 1 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा। और अगर ये 10,000 रुपए तुमने लेट डिपॉजिट करे, लेट मतलब जो पीएफ एक्ट में डेट दी है उसके बाद अगर तुमने जमा करे, तो तुम्हें खर्चा 1 लाख रुपए का अलाउ नहीं होगा, तुम्हें खर्चा 90,000 रुपए का अलाउ होगा। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जितना पैसा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है पीएफ में, उतना ही पैसा एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है पीएफ में। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रिटर्न फाइलिंग डेट तक अगर चला जाएगा तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिल जाएगी। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी से काट लिया है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी से काट लिया है, इसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को तभी मिलेगा जब एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड एक्ट की जो ड्यू डेट है उस डेट तक एम्प्लॉय के अकाउंट में पैसा जमा कर दे। अन्यथा एम्प्लॉयर को खर्चा 90,000 का मिलेगा, लाख रुपए का नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर आपके बैड डेट्स हुए हैं तो आपको बैड डेट्स का खर्चा अलाउ हो जाएगा अगर आपने बैड डेट्स को अपनी बुक्स में से क्या कर दिया है? राइट ऑफ कर दिया है। राइट ऑफ करने का मतलब बेसिकली क्या होता है? आपने जनरल एंट्री पास कर दी है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। मतलब आपने अगर डेटर्स को अपनी बुक्स में से राइट ऑफ कर दिया है जिन्होंने आपको पैसा नहीं दिया था, तो उस केस में यह बैड डेट का खर्चा आपको अलाउ हो जाता है। लेकिन अगर आपने केवल एक प्रोविजन बनाया है,
लेकिन आपने केवल एक प्रोविजन बनाया है बैड डेट्स का, तो प्रोविजन का खर्चा आपको अलाउड नहीं होता है। फ्यूचर में अगर आपको कभी भी बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं तो जो रिकवरी की अमाउंट है वो आपकी इनकम बन जाती है जिस ईयर में रिकवरी होती है। रिपीट कर रहा हूं, बैड डेट्स जब आप बुक से राइट ऑफ कर देते हो तो आप बैड डेट्स का खर्चा क्लेम कर सकते हो। अगर आपने बैड डेट्स के लिए केवल प्रोविजन बनाया है तो उसका खर्चा आपको अलाउ नहीं होता है। इसके बाद अगर फ्यूचर में कभी भी आपको बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं तो रिकवरी की अमाउंट आपके लिए बिजनेस इनकम बन जाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर की। ये खर्चा जो है वो केवल कंपनी एसएससी को अलाउ होता है। रेवेन्यू खर्चा जो भी कंपनी कर रही है फैमिली प्लानिंग के लिए, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए एम्प्लॉइज के बीच में, तो रेवेन्यू खर्चा पूरा अलाउड हो जाता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इनकर कर रही है कंपनी फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए अमंग दी एम्प्लॉइज, वो खर्चा अलाउड होता है 5 इंस्टॉलमेंट में। अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है कि आप रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा खर्च कर पाए, अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है कि आप रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा खर्च कर पाएं, तो उस केस में उतना ही खर्चा अलाउ होगा जितने प्रॉफिट्स आपके पास अवेलेबल हैं। बैलेंस को अपन क्या कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा बात को, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सपोज कर लीजिए बॉस, आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। सपोज करिए आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं 1 लाख रुपए के, ठीक है। आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है ऑन फैमिली प्लानिंग ₹1 लाख का, नहीं ₹40,000 का, और आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है ऑन फैमिली प्लानिंग, सपोज कर लो ₹6 लाख का, ₹6 लाख का। तो अब ये जो 6 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए हैं, ये 6 लाख रुपए आपको अलाउड होंगे 5 इंस्टॉलमेंट्स में। इंस्टॉलमेंट कितनी बनी? इंस्टॉलमेंट बनी 1,20,000 रुपए की। अब ध्यान से देखो, तुम्हारे पास रेवेन्यू खर्चा कितने रुपए का है? 40। तुम्हारे पास कैपिटल खर्चा कितना है? 1,20,000। मतलब कि तुम्हारा फैमिली प्लानिंग में रेवेन्यू और कैपिटल मिला के खर्चा है 1,60,000 रुपए का, लेकिन तुम्हारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है केवल 1 लाख रुपए के। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपको जो डिडक्शन अलाउ होगी फॉर फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, वो अलाउ होगी जितने आपके पास प्रॉफिट्स हैं, यानी कि 1 लाख रुपए। और जो बैलेंस ₹60,000 है, उन्हें हम पता है क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं अनएब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। और ये अनएब्जॉर्ब्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर का पता है हम लोग क्या करते हैं? इसे हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट ईयर फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये तब तक कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं जब तक ये फुल्ली एडजस्ट नहीं हो जाते। ध्यान से समझ लो मेरी बात को। अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है कि तुम रेवेन्यू खर्चा और कैपिटल खर्चा झेल पाओ, तो तुम्हारा खर्चा उतना ही अलाउ होगा जितने तुम्हारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। बचा हुआ अमाउंट आपका अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर होता है, और अनएब्जॉर्ब्ड खर्चा अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जब तक ये 60,000 रुपए फुल्ली एग्जॉस्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक ये कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे, राइट। इसके बाद आता है कि अगर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या फिर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करा है, क्योंकि आपका बिजनेस स्टॉक का है, आप स्टॉक खरीदते बेचते हो, या फिर आपका बिजनेस कमोडिटी का है जिसमें आप कमोडिटी खरीदते बेचते हो कमोडिटी एक्सचेंज में, तो आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना पड़ता है। वो खर्चा बिजनेस का खर्चा मान लिया जाता है और उसे आपके 36 सेक्शन में अलाउ कर दिया जाता है। तो एसटीटी और सीटीटी अगर आपने पे किया है मेरे बेटा, तो इस खर्चे को आप क्लेम कर सकते हो सेक्शन 36 के अंदर। अभी तक अगर आप आ गए हैं, इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करो। 3 सेकंड का समय देता हूं। 1 2 3 कर दिया, बहुत अच्छे। चलो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सेक्शन नंबर 37 की। सेक्शन नंबर 37 जो है मेरे बेटा, वो जनरल डिडक्शंस की बात करता है। वो खर्चे जो कहीं पर भी नहीं लिखे हुए हैं इनकम टैक्स में, लेकिन अगर वो खर्चे रेवेन्यू नेचर के हैं
और बिजनेस पर्पस के लिए करे गए हैं तो वो खर्चा आपको सेक्शन 37 में अलाउ हो जाता है। अगर खर्चा 30 से लेकर 36 में कहीं पर भी ना मिले और वो खर्चा तुमने करा है बिजनेस पर्पस के लिए और रेवेन्यू नेचर में है, तो वो खर्चा तुमको अलाउ कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 37। जैसे अगर आप सेक्शन 30 से लेकर 36 तक पढ़ते हो तो कहीं पर भी आपको सैलरी का खर्चा नहीं मिलता है, टेलीफोन का खर्चा नहीं मिलता है, इंटरनेट का खर्चा नहीं मिलता है, टी कॉफी स्नैक आप देते हो एम्प्लॉइज को उसका खर्चा नहीं मिलता है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो आप बिजनेस पर्पस के लिए इनकर करते हो, लेकिन सेक्शन 30 से लेकर 36 में उनका कोई भी जिक्र नहीं है। तो डिपार्टमेंट बोलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि बाबू अगर तुमने धंधे के लिए कोई खर्चा किया है और वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का है तो उस खर्चे को बिना कहे सेक्शन 37 में अलाउ कर दिया जाएगा। अब कुछ बातें जो आपको विशेष ध्यान रखनी है कि अगर आपने एडवर्टीजमेंट करवाया है किसी ब्रोशर में, टैक्ट में, पैम्फलेट में, और ये ब्रोशर, टैक्ट और पैम्फलेट किसका है? पॉलिटिकल पार्टी का है, तो बाबू आपको ये खर्चा अलाउड नहीं होगा। आपको ये खर्चा अलाउड नहीं होगा। एनए का मतलब आपको ये खर्चा अलाउड नहीं होगा। अब ध्यान रखना, यहां पर कंफ्यूज करने के लिए कई बारी क्वेश्चन आपको एक ट्रस्ट दे देता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आपने एडवर्टीजमेंट करा है ब्रोशर, टैग, पैम्फलेट ऑफ ट्रस्ट में, तो अगर ट्रस्ट में करा है तो वो अलाउड हो जाएगा। कई बार दे देता है ट्रेड यूनियन के ब्रोशर में करा है तो भी आपका आंसर सेम होगा, ये अलाउड हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन कब है? सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोश, टैक्ट और पैम्फलेट में एडवर्टीजमेंट करवाते हो। इसके अलावा और किसी में कराते हो तो आपको खर्चा अलाउड हो जाता है। इसी तरीके से मेरे बेटा, अगर आपने कोई लॉ ब्रेक किया है, आपने कोई लॉ ब्रेक किया है जिसकी वजह से आपको पेनल्टी देनी पड़ी है, तो वो आपको अलाउड नहीं होती है। लेकिन इसके अलावा और कोई पेनल्टी है तो वो पेनल्टी आपको अलाउ हो जाती है। बात समझना मेरी बात को। थोड़ी देर पहले जब क्लास शुरू करी थी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने मेरे से गुड्स खरीदे जो आपको 1 महीने में क्लियर करने हैं। अगर आप 1 महीने में उनको क्लियर नहीं करते हो तो आप मेरे को 10,000 रुपए दोगे। तो जो 10,000 रुपए आप मेरे को दे रहे हो वो मेरे लिए बिजनेस इनकम है, ऐसा बेसिस ऑफ चार्ज में लिखा हुआ है। और जो 10,000 रुपए आपने मुझे दिए वो आपके लिए बिजनेस का खर्चा है और वो आपको अलाउड होता है सेक्शन 37 में। बताना नहीं किसी को, ठीक है? तो अगर आपने मेरे को 10,000 रुपए की पेनल्टी दी है तो आपके लिए वो सेक्शन 37 में खर्चा है और मेरे लिए वो क्या है? वो मेरे लिए बिजनेस इनकम है, वो सेक्शन 28 में मेरी टैक्सेबल हो जाएगी। यहां तक मेरी बात समझा? अगर मैंने कोई लॉ ब्रेक किया है, लॉ ब्रेक करने की वजह से मेरे ऊपर पेनल्टी लगी है, सपोज करो मैंने जीएसटी पे नहीं करा, मैं जीएसटी का इवेजन कर रहा था, पकड़ा गया और जीएसटी डिपार्टमेंट ने मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दी 1 लाख रुपए की। इस 1 लाख के खर्चे को मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं जीएसटी लॉ क्या कर रहा था? ब्रेक कर रहा था। बात समझा? तो अगर कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हो जिसकी वजह से पेनल्टी देते हो तो वो अलाउड हो जाएगी, लेकिन अगर लॉ ब्रेक करते हो और उसकी वजह से पेनल्टी देते हो तो वो पेनल्टी आपको अलाउ नहीं होगी। अगर आपने इनकम टैक्स या फिर वेल्थ टैक्स पे करा है तो वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो आपको अलाउ नहीं होगा। लेकिन यहीं पर आपने जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करी है तो ये आपका बिजनेस का खर्चा है, ये आपको अलाउ कर दिया जाएगा। इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स अलाउ नहीं होगा। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह वगैरह जो बिजनेस से रिलेटेड टैक्सेस है वो आपको अलाउ कर दिए जाएंगे। जो डायरेक्ट टैक्सेस है, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स तो खैर अब खत्म हो गया, अब वेल्थ टैक्स नाम की कोई भी चिड़िया नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स अगर आपने पे किया है या फिर आपने प्रोविजन बनाया है इनकम टैक्स के लिए, वो खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ छोटे छोटे सेक्शन है। अगर आपने रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पैसा दिया है तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाती है। अगर आपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में पैसा खर्च किया है तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाती है। अगर आपने स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसा खर्च किया है आपको 100% डिडक्शन मिल जाती है। यहां पर रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं, इन्हें पढ़ लेना, एग्जाम में हो सकता है कि आपको नजर आ जाए। इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अमेंडमेंट है, ठीक है? अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत पैसा दिया है, आपने एम्प्लॉइज को वॉलंटरी रिटायर होने का ऑप्शन दिया, आपने अपने एम्प्लॉइज को वॉलंटरी रिटायर होने का ऑप्शन दिया और उसमें से कुछ एम्प्लॉइज ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, तो आप रिटायरमेंट के वक्त जितना भी कंपनसेशन पे करेंगे वो कंपनसेशन आपको अलाउ हो जाएगा 5 आसान किश्तों में। वो कंपनसेशन आपको अलाउ कर दिया जाएगा मेरे बेटा 5 आसान किश्तों में। क्लियर है? तो वीआरएस पे जितना भी खर्चा किया है एम्प्लॉयर ने, उसको वो डिडक्शन मिल जाती है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन 35 एडी की।
सेक्शन 35 एडी क्या है सर? कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं, उन स्पेसिफाइड बिजनेसेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है कि बाबू सुनो, तुम बहुत अच्छे हो, हम तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखेंगे। नॉर्मली क्या होता है, हम बाकी एसेसीज जो है ना उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डेप्रिसिएशन देते हैं। तुम क्योंकि बड़े खास हो हमारे लिए, तो हम तुम्हें क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन दे देंगे। और सुनो, ये स्कीम किसी को बताना नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो इनकम टैक्स वालों ने क्या किया हुआ है, कुछ बिजनेसेस को लिस्ट डाउन किया है और इन बिजनेसेस से कहा है बाबू तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए ये ऑप्शन है कि तुम अगर चाहो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% खर्चा पीएल में डेबिट कर दो। मौज बहार है सर, मौज बहार, पूरा का पूरा खर्चा। अगर आप 10 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी खरीद के लेकर आते हैं तो बाकियों को तो हम 15% का डेप्रिसिएशन देते हैं। उनसे कहते हैं 15% का डेप्रिसिएशन लो WDV बेसिस पे, हर साल 15% का खर्चा अलाउ करते हैं। लेकिन आपको सर हम क्या करेंगे, 100% खर्चा पीएल में डेबिट करने का मौका दे देंगे। यानी कि आपने आज अगर इस साल 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी है तो आप 100% 10 लाख रुपए को अपने पीएल में क्या कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं। इस तरीके के कुछ बिजनेसेस हैं, इन बिजनेसेस को जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा, कौन कौन से बिजनेसेस नोटिफाइड हैं। इन नोटिफाइड बिजनेसेस के लिए सरकार बोलती है कि बाबू अगर आपने कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उसका हम आपको 100% का डिडक्शन दे देंगे। लेकिन अगर लैंड खरीदी है, गुडविल खरीदी है या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदे हैं तो इनका 100% खर्चा नहीं मिल पाएगा। इसको छोड़ के बाकी कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपने किया है तो उसका आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। इतना ही नहीं, तुमने बिजनेस कमेंस करने से पहले अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और उसको तुमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर लिया है तो उसका भी खर्चा तुमको अलाउ कर दिया जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में तुम्हारा बिजनेस कमेंस हुआ है। फॉर एग्जांपल देखो, आपका जो 2 स्टार प्लस होटल है ये एक स्पेसिफाइड बिजनेस है। अब मान लो मैंने क्या किया सर, मान लो मैंने 1 जुलाई 18 को लैंड खरीदा 50 लाख रुपए का, फिर मैंने 1 जुलाई 19 को इस पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई, इस पे मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई और बिल्डिंग बाबू मैंने बहुत शानदार A क्लास बिल्डिंग मैंने बनाई, देख लो मजा आ जाएगा। 70 लाख रुपए। सर कहां देखने आए, आंखें बंद कर लो, बस मन की आंखों से देखो। 70 लाख रुपए मैंने बिल्डिंग पे खर्च करे और फिर उसके बाद मैंने अगले साल 1 मार्च 20 को इसके अंदर फर्नीचर वगैरह लगा दिया। हर एक कमरे में बढ़िया सा फर्नीचर, बढ़िया सा टेलीविजन। मैंने खर्चा कर दिया मेरे बेटा नाना करते करते 100 लाख रुपए। दिल खोल के मैंने खर्चा किया और मैंने फिर 1 अप्रैल 20 को बिजनेस कमेंस किया। किस चीज का बिजनेस कमेंस किया? मैंने होटल का धंधा कमेंस किया। होटल का बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया बाबू। बड़ी कमाई है सर, बड़ी कमाई है। लोग तो घंटों के हिसाब से भी कमरा ले लेते हैं अब तो, ठीक है ना। बड़ी कमाई है होटल के धंधे में। होटल का बिजनेस मैंने चालू कर लिया, ठीक है। और फिर मैंने पूरे साल भर अपग्रेडेशंस किए, ठीक है ना। 31 मार्च 21 आते आते मैंने बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करे, ठीक है। सपोज करो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कर दिए 40 लाख रुपए के। अब आपको मुझे यह बताना है कि सर प्रीवियस ईयर 2020-21 में मैं कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा क्लेम कर सकता हूं। सेक्शन 35 एडी में मुझे कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना अलाउ होगा, आपको मुझे यह बताना है। तो बेटा जो मैंने ड्यूरिंग द ईयर खर्चा किया ये वाला 40 लाख रुपए मुझे 100% अलाउ हो जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि जब मैंने होटल का धंधा स्टार्ट किया तो मैंने लैंड के खर्चे को, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के खर्चे को और फर्नीचर के खर्चे को कैपिटलाइज कर दिया है। कैपिटलाइज करने का मतलब बेसिकली यह है कि आपने इनको अपनी असेट्स बना लिया है। अगर आपने इनको अपनी असेट्स बना लिया है, सर इतना पैसा खर्च किया, असेट तो बनाएंगे ही, ऑब्वियस है बनाएंगे। तो लैंड के खर्चे को छोड़ के,
लैंड के खर्चे को छोड़ के बिल्डिंग पे जो खर्चा किया है और फर्नीचर पे जो खर्चा किया है ये भी मेरे को अलाउ कर दिया जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में मेरा धंधा स्टार्ट हुआ है। तो मेरा धंधा स्टार्ट हुआ है 2020-21 में, 20-21 में मुझे बिल्डिंग का खर्चा 70 लाख रुपए अलाउ होगा, मुझे फर्नीचर का खर्चा 100 लाख रुपए अलाउ होगा, और जो मैंने अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करे हैं 20-21 में 40 लाख के, मुझे वो भी अलाउ होंगे। मतलब मुझे जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 210 लाख रुपए की। कितने रुपए की डिडक्शन मिलेगी बेटा? सर आपको मिलेगी 210 लाख रुपए की। इस लैंड को छोड़ के बाकी सब खर्चे मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ कर देगा सेक्शन 35 AD के अंदर, राइट जी सर। आगे क्या बोलता है? However, any expenditure for acquisition of any asset for which aggregate payment made to a person in a day otherwise than by account pay, check, draft or electronic clearing system is more than rupees 10,000, then such payment is not eligible for deduction under section 35 AD। तो कह रहा है कि बाबू आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, इसका पेमेंट एक दिन में एक व्यक्ति को अगर अप टू 10,000 है, एक दिन में एक व्यक्ति को अप टू 10,000 है तो आप कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये मोर देन 10,000 है तो फिर ये पेमेंट स्पेसिफाइड मोड से ही होनी चाहिए। और स्पेसिफाइड मोड में सरकार ने हमको 3 मोड दे दिए हैं। अकाउंट पे ही चेक हो सकता है, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक अकाउंट हो सकता है। ये ECS थ्रू बैंक अकाउंट क्या होता है? जिसमें एक अकाउंट से पैसा निकलता है और दूसरे अकाउंट में पैसा जाता है, ठीक है। इसके अंदर नेट बैंकिंग आ जाती है, डेबिट कार्ड आ जाता है, क्रेडिट कार्ड आ जाता है, UPI आ जाता है, आधार पे आ जाता है। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा पेमेंट का मोड जिसमें एक बैंक से पैसा डेबिट होगा और दूसरे बैंक में पैसा क्रेडिट होगा, वो वाला मोड सरकार ने स्पेसिफाइड मोड बोल दिया है। तो एक दिन में अगर 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट कर रहे हो तो स्पेसिफाइड मोड से ही होनी चाहिए, अदरवाइज वो खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। इसके बाद सरकार कहती है कि सर 35 AD में खर्चा लेने की कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन यह है कि जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है वो स्प्लिट अप करके स्टार्ट ना किया हो, इट शुड बी अ न्यू बिजनेस, ठीक है। इसके बाद ये कंडीशन बेकार है। इसके बाद अगली ये जो सी वाली कंडीशन है, बड़े ध्यान से पढ़ना, असेट मस्ट बी यूज्ड इन अ बिजनेस फॉर 8 असेसमेंट ईयर फॉर विच डिडक्शन इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 AD, अदरवाइज इन द ईयर ऑफ सेल और पुट टू यूज इन अनदर बिजनेस शैल बी business income which is equals to total deduction claimed minus deemed depreciation। क्या बोल रहा है? ध्यान से क्या बोल रहा है वो आपसे। मान लो मैंने 20-21 में एक कैपिटल एसेट परचेज करी फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। मैंने कैपिटल एसेट परचेज करी फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस ₹10 लाख की। ऑब्वियस है कि मुझे इसका खर्चा अलाउ हो गया होगा। ये 10 लाख रुपए मेरे को अलाउड हो गए होंगे अंडर सेक्शन 35 AD। इसमें कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से सुनो, अब जो सेक्शन 35 AD है ना, वो हमसे कसम दिलवाता है। कसम कैसी? कि तुम मेरा दामन 8 साल तक नहीं छोड़ोगे, तुम मेरा दामन 8 साल तक नहीं छोड़ोगे। 35 AD कहता है बाबू सुनो, मैं तुम्हें ये 10 लाख रुपए का डिडक्शन दे रहा हूं, मैं तुम्हें ये 10 लाख रुपए की मशीनरी का डिडक्शन दे रहा हूं या कैपिटल एसेट का डिडक्शन दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें कसम है तुम इस कैपिटल एसेट को जिसका तुम डिडक्शन 35 AD में ले चुके हो, इसे तुम 8 साल तक अपने पास रखोगे। इसे तुम 8 सालों तक अपने पास रखोगे। 8 साल से पहले तुम इसे नहीं बेचोगे। अगर तुमने इसे 8 साल से पहले बेच दिया तो जितना हमने तुम्हें डिडक्शन दिया है माइनस जितना तुम्हें डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, उसे हम तुम्हारी बिजनेस इनकम मान लेंगे। मान लो मैंने ये 1 अप्रैल 21 को खरीदी है या 1 अप्रैल 20 को खरीदी। मैंने क्या किया, 1 जुलाई 22 को मैंने ये कैपिटल एसेट सोल्ड कर दिया।
मैंने ये कैपिटल एसेट क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो अब तुम्हें पता है क्या होगा सर, अब हमें सेक्शन 35 एडी श्राप देगा। श्राप कैसा श्राप होगा, हमारी बिजनेस इनकम निकल आएगी। सेक्शन 35 एडी कहता है कि सुन बेटा, सुन बेटा, तूने क्या गलती करी है पता है, तूने गलती ये करी है कि तूने डिडक्शन क्लेम कर ली है। मान लो हमने मशीनरी परचेज करी थी 10 लाख रुपए, हमने मशीनरी परचेज करी थी 10 लाख रुपए की, हमें 10 लाख रुपए का डिडक्शन अलाउ हो गया था 2021 में। तो इसमें से हम डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रीसिएशन 2021 का एट द रेट ऑफ 15%। मशीनरी पे 15% का डेप्रीसिएशन मिलता है, 8,50,000। इसमें से माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन 21-22 का एट द रेट ऑफ 15%। 850 का 15%। मेरा कैलकुलेटर कहां है, ओहो हो, ये रहा। हाँ जी, 8,50,000 का 15% होता है 1,27,500। सुनो मेरी बात को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि बाबू तुम खर्चा ले चुके हो 10 लाख का और कायदे से तुमको मिलना चाहिए था डेप्रीसिएशन। तो ये जो 7,22,500 रुपए आ रहा है, ये तुमने एक्स्ट्रा डिडक्शन ले रखा है। ध्यान से सुनो मेरी बात को प्लीज, एक बार फिर से बोल देता हूं। सेक्शन 35 एडी कहता है कि साहब अगर आपने आज जो असेट खरीदी है जिसका 35 एडी में आपको 100% डिडक्शन मिल चुका है, इस असेट को आपको 8 साल तक धंधे में रखना है। अगर 8 साल से पहले आप इसे धंधे से बाहर कर देते हो तो हमने जितना डिडक्शन आपको दिया था माइनस जितना डेप्रीसिएशन इस पे अलाउ होना चाहिए था, वो आपकी बिजनेस इनकम बन जाएगी। हमने 2021 में असेट खरीदी, कायदे से इसे 8 साल रखना चाहिए था, लेकिन हमने इसे 2 साल इस्तेमाल करके बेच दिया। तो डिपार्टमेंट कहता है कि आप 2 साल के डेप्रीसिएशन के लिए एलिजिबल थे, मतलब पहले साल का 1.5 लाख का डेप्रीसिएशन आपको मिलना चाहिए था और दूसरे साल का 1,27,500 रुपए का डेप्रीसिएशन मिलना चाहिए था। इसके अलावा जो आपको डिडक्शन मिल गया, इसके अलावा जो आपको डिडक्शन मिल गया, वो अब आपके लिए क्या है, बिजनेस इनकम है। तो 2022-23 में जब मैं असेट बेचूंगा तो 7,22,500 रुपए मेरी बिजनेस इनकम हो जाएगी। डेप्रीसिएशन के ऊपर जितना भी खर्चा अलाउ हुआ है, डेप्रीसिएशन के ऊपर जितना भी खर्चा अलाउड हुआ है, वो मेरे लिए बिजनेस इनकम बन के आ जाएगा। राइट, दिस इज योर सेक्शन 35 एडी। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन नंबर 35 साइंटिफिक रिसर्च। इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसके अंदर अमेंडमेंट भी है। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च, अगर आप अपने बिजनेस में कोई रिसर्च कंडक्ट करवाते हो इन हाउस, अगर आप कोई इन हाउस रिसर्च कंडक्ट करवाते हो अपने गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड, तो जितना भी पैसा आपने खर्च किया है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, चाहे खर्चा रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे खर्चा कैपिटल नेचर। अगर आपने इन हाउस रिसर्च कंडक्ट करी है तो उस केस में रेवेन्यू नेचर का खर्चा किया हो, कैपिटल नेचर का खर्चा किया हो, दोनों खर्चे आपको 100% अलाउ हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने लैंड खरीदने पे खर्चा किया है तो उसका आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। लैंड खरीदने पे अगर आपने खर्चा किया है तो उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, बिजनेस कमेंस होने के 3 साल पहले अगर आपने रिसर्च पे कोई खर्चा किया है तो उस खर्चे को भी हम आपको अलाउ कर देंगे उस ईयर में जिस ईयर में आपका बिजनेस कमेंस हुआ है। बस एक कंडीशन है कि जब आपकी रिसर्च इन हाउस होती है तो वो रिसर्च आपके बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर रिसर्च आपके बिजनेस से रिलेटेड है तो आपको रेवेन्यू और कैपिटल दोनों खर्चों का 100% डिडक्शन मिल जाता है। लैंड पे अगर खर्चा किया होता है तो उस पे आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। अगर आप रिसर्च खुद नहीं करते हो, आउटसाइड एजेंसी को पैसा देके रिसर्च करवाते हो, तो वो रिसर्च चाहे तो आपके धंधे से रिलेटेड हो, चाहे आपके धंधे से रिलेटेड ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको खर्चा अलाउड हो जाता है। तो अगर आपने आउटसाइड एजेंसी को कंट्रीब्यूशन किया है रिसर्च के लिए तो आपको 100% डिडक्शन मिलती है, चाहे आपने रिसर्च सोशल साइंस की करी हो, चाहे रिसर्च साइंटिफिक करी हो, कैसी भी रिसर्च हो। पहले क्या होता था, साइंटिफिक रिसर्च के लिए 150% का डिडक्शन थी और उसके अलावा कोई रिसर्च थी तो 100% की डिडक्शन थी। लेकिन अब सरकार ने कर दिया है कि तुमने कैसी भी रिसर्च करवाई हो, किसी से भी करवाई हो, 100% से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखना, जिससे तुम रिसर्च करवा रहे हो वो अप्रूव्ड एसोसिएशन होना चाहिए,
या फिर वो अप्रूव्ड इंडियन कंपनी होनी चाहिए जिसका धंधा रिसर्च करना ही है, या फिर किसी भी कॉलेज किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप करवा सकते हो जिसके पास अप्रूवल है। ध्यान रखना, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से ही रिसर्च करवाओगे तो ही डिडक्शन मिलेगी। अब याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, 100% का खर्चा अलाउड होता है। क्रक्स क्या निकलता है? क्रक्स सिंपल सा ये निकलता है कि बाबू अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च करवाई है, चाहे तो खुद ही करी है चाहे तो किसी और से कराई है, दोनों ही केसेस में 100% का डिडक्शन मिल जाता है। अगर इन हाउस रिसर्च कराई है तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि रिसर्च बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, और अगर आउटसाइड एजेंसी से रिसर्च करवाई है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जिसको पैसा देकर रिसर्च करवाई है वो व्यक्ति अप्रूव्ड होना चाहिए। दो चीजों का ध्यान रखना है, खुद अगर रिसर्च करी है तो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, और अगर आउटसाइड एजेंसी से रिसर्च करवाई है तो ऐसे व्यक्ति से रिसर्च करवाई हो जिसके पास अप्रूवल हो। अनअप्रूव्ड व्यक्ति से रिसर्च करवाओगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन 100% का मिलेगा। पहले 150% हुआ करता था, अब आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, 100% मिलती है, किसी को भी दे दो। अब अगर आप साइंटिफिक रिसर्च असेट इन हाउस रिसर्च के लिए लेकर आए थे, रिसर्च कंप्लीट हो गई और आप उस असेट को बेच रहे हो बिना बिजनेस में पुट टू यूज किए, आपने साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए असेट खरीदी थी और उस असेट को अब आप बेच रहे हो बिजनेस में इस्तेमाल किए बिना। अगर सेल वैल्यू जो है वो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट से कम है तो जितना सेल वैल्यू है वो आपके लिए बिजनेस इनकम है। अगर सेल वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा है तो आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो आपके लिए बिजनेस इनकम है, और जो डिफरेंस है बिटवीन सेल वैल्यू एंड ओरिजिनल कॉस्ट वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। इस बात पे डिपेंड करेगा कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है। ध्यान से सुन लो मेरी बात को। मान लो ये मशीन है, ये मैं खरीद के लेकर आया था 2 साल पहले अपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए 5 लाख रुपए की, तो 2 साल पहले मुझे इस 5 लाख का डिडक्शन मिल चुका होगा। आज मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई और मैं इस मशीन को बेच रहा हूं और बिना बिजनेस में यूज किए बेच रहा हूं, तो अगर मैंने इसे 5 लाख से कम में बेचा तो जितने पे भी बेचा वो मेरी बिजनेस इनकम। सपोज करो 3 लाख पे बेचा तो 3 लाख रुपए मेरी बिजनेस इनकम। अब अगर मैंने इसे 5 लाख से ऊपर बेचा, क्योंकि इसकी कीमत 5 लाख थी, अगर मैंने इसको 5 लाख के ऊपर बेचा तो 5 लाख रुपए मेरी बिजनेस इनकम बनेंगे, और मान लो मैंने इसको 6 लाख में बेचा तो जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, 5 लाख के ऊपर जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है वो मेरे लिए कैपिटल गेन हो जाएगा। अब कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने या उससे ज्यादा की है, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने से ज्यादा की है तो ये लॉन्ग टर्म है, अप टू 36 महीने की है तो ये शॉर्ट टर्म है। अगर बिजनेस में इस्तेमाल करने के बाद आपने उसको बेचा है तो उस केस में ये जो असेट जिस भी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करती है, अगर ये 15% के ब्लॉक की है तो 15% वाले ब्लॉक में चली जाएगी, 25% वाले ब्लॉक की है तो 25% वाले ब्लॉक में चली जाएगी। ये जिस भी ब्लॉक को बिलोंग करती है उस ब्लॉक के अंदर चली जाएगी, और जब ये बिकेगी तो ब्लॉक में से माइनस कर दी जाएगी और नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन निकाल लिया जाएगा जैसे निकाला जाता है। देखिए ये बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने ये पढ़ा होगा। अगर आपने ये पढ़ा ही नहीं है तो मेरी एक भी बात आपको समझ में नहीं आएगी, वो बाउंसर होगी, ठीक है, वो बाउंसर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो जो मैं बोलूंगा वो आप रिलेट कर पाओगे, आप लिंक कर पाओगे कि आपने क्या पढ़ा है और सर क्या बोल रहे हैं। क्लियर? ठीक है। इसके बाद आता है कि मान लो आपके पास साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा ज्यादा है। कौन से वाले साइंटिफिक रिसर्च का? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। आपके पास साइंटिफिक रिसर्च का कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और आपके पास प्रॉफिट कम है, तो आप उतना ही कैपिटल रिसर्च का खर्चा माइनस करोगे जितने आपके पास प्रॉफिट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। देखिए मान लीजिए आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च ये है आपके पास 4 लाख रुपए, और आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है ऑन साइंटिफिक रिसर्च, सपोज कर लो ये है आपके पास 16 लाख रुपए, और आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, प्रॉफिट्स बिफोर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर आपके पास 2,50,000 रुपए। तो इस केस में क्या होगा, ये वाले 4 लाख रुपए आपको अलाउड हुए, ये वाले 4 लाख आपको अलाउड होंगे ही होंगे, तो 2,50,000 में से 4 लाख रुपए अलाउड हो जाएंगे, आपके पास 1.5 लाख रुपए का लॉस आ जाएगा। अब आपके 16 लाख रुपए आपको डिसअलाउ हो जाएंगे, ये कहलाएंगे अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, और इन्हें क्या कर दिया जाएगा बेटा, कैरी फॉरवर्ड कर, ये कहलाएंगे अनएब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर, और ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा अनलिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। सर एक और एग्जांपल करवाओ। मान लो आपके पास प्रॉफिट्स हैं
बिफोर साइंटिफिक रिसर्च 8 लाख रुपए के। तो इस केस में क्या होगा सर? इस केस में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है वो आपको 4 लाख अलाउ हो जाएगा, फिर आपके पास प्रॉफिट बचेगा 4 लाख रुपए, और इसमें से अब आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर 4 लाख अलाउ हो जाएगा, आपकी बिजनेस इनकम हो जाएगी नील। अब आपका जो कैरी फॉरवर्ड होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर 16 लाख रुपए का था, जिसमें से 4 लाख रुपए आपको अलाउ हो गया। 16 लाख का था जिसमें से 4 लाख आपको अलाउ हो गया, 12 लाख रुपए आपका अनएब्सॉर्ब्ड है, इसे आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे अनलिमिटेड टाइम पीरियड। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ होता ही होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ होता ही होता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना ही अलाउ होता है जितने आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं। राइट मेरे बच्चों? जी सर। अब एक आखिरी खर्चा आ गया है आपके पास, और वो है एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। बिजनेस कमेंस करने से पहले का जो खर्चा होता है उसको बोला जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। सेक्शन 35D के अंदर इसको अलाउ किया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है या तो ये इंडियन कंपनी को अलाउ होता है या तो ये किसी रेसिडेंट को अलाउ होता है। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो या फिर आप फॉरेन कंपनी हो तो आपको ये खर्चा अलाउड नहीं होगा। सर क्या बोला? 35D का खर्चा जो है वो या तो इंडियन कंपनी को अलाउ होता है या तो किसी भी रेसिडेंट असेसी को अलाउ होता है। अगर आप नॉन रेसिडेंट है या फिर आप फॉरेन कंपनी है तो आपको 35D के अंदर खर्चा अलाउड नहीं होता है। अगर आप इंडियन कंपनी है तो आपको जो खर्चा है वो कैसे अलाउड होगा? जितना आपका, मैं कैसे बताऊं, करके बता दूं। अगर आप इंडियन कंपनी है, अगर आप इंडियन कंपनी है, अगर आप इंडियन कंपनी है तो आपने जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है या फिर जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर आप इंडियन कंपनी है तो जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है या जो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका हायर निकाल लीजिए और उस हायर का 5% कर दीजिए, और जितना आपका एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है इनमें जो लोअर होगा वो आपको अलाउड होगा इन 5 इंस्टॉलमेंट। क्या किया सर आपने? बेटा मैंने आपसे कहा कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को पकड़ो और कैपिटल एम्प्लॉयड को पकड़ो, दोनों में जो हायर है उसका 5% कर दो। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हायर है तो उसका 5% कर देना, कैपिटल एम्प्लॉयड हायर है तो उसका 5% कर देना। इस 5% को एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर से कंपेयर करवा लो, दोनों में से जो भी लोअर है वो आपको अलाउ किया जाएगा 5 किस्तों में। पूरा खर्चा एक बार में नहीं मिलता, 5 किस्तों में खर्चा मिलता है। अगर आप इंडियन कंपनी नहीं हो, अगर आप अदर रेसिडेंट हो, अगर आप अदर रेसिडेंट हो तो क्या होगा? अगर आप अदर रेसिडेंट हो तो इस केस में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं पकड़ा जाता है। इस केस में जो भी आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 5% कर दीजिएगा, या फिर जो आपका एक्चुअल प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है दोनों में जो भी लोअर है उसको पकड़ लीजिएगा। वो खर्चा आपको अलाउड होगा इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। वो खर्चा आपको अलाउड किया जाएगा 5 आसान किस्तों में। राइट? तो मेरे बेटा अभी तक हम लोगों ने सभी खर्चे जो हैं वो कवर अप कर लिए हैं, सारे एक्सपेंसेस हमने ओवर अप कर लिए हैं। ठीक है, एक 32 रहता है डेप्रीसिएशन, 32 रहता है डेप्रीसिएशन। उसके अलावा जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे हम लोग ने कवर कर लिए हैं। यहां तक अगर आपने देख लिया है तो बेटा आपको प्रॉमिस है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को चीजें कवर अप करा दी जाएंगी। आपको भी भरोसा हो रहा होगा। आप लोग को बस एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करना है। ये एक छोटी सी गुरु दक्षिणा है जो मैं आप लोगों से मांग रहा हूं, और मैं उन्हीं बच्चों से मांग रहा हूं जो बिल्कुल लास्ट तक आए हैं, क्योंकि आप वो लोग हैं जिनको मैं लॉयल बोल सकता हूं। तो आपसे मेरा इतना हक बनता है ये कहने का कि आप इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, वीडियो को लाइक करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए। आपके लिए जी जान से मेहनत करी जा रही है और पूरे ढंग से मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।